सुकरात जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था और उनकी मृत्यु 71 वर्ष की आयु में हुई, जब वो कारावास में थे। अपनी जवानी में वो कुछ नया करना चाहते थे, नए नए विचारों को जन्म देना चाहते थे। दाई शब्द का इस्तेमाल वो एक रूपक अलंकार के रूप में करना चाहते थे, अर्थात वो चाहते थे कि विवेचनात्मक प्रश्न पूछनी, विचार विमर्श में उलझनी उलझाने और जीवन विचारों के शिष्यों को जन्म देने में दूसरों की मदद करने के लिए उस उनके जो तरीके हैं उनकी तुलना की जानी, तुलना दाई शब्द से की जाए। इस तरह वो पुराने विचारों को स्वीकार कर सत्य के अधिक निकट पहुंचने की चेष्टा करते थे। हालांकि सुकरात हर चीज के बारे में सवाल करते थे, फिर भी उसकी मुख्य रुचि नीति शास्त्र, विशेषकर ऐसे सवालों में थी। सद्गुण क्या है और हम उसका उपयोग सद्गुण क्या है और हम उसका उपयोग कैसे करें? एक बेहतर विश्व, एक बेहतर राज्य और उसके नागरिकों के लिए बेहतर जीवन की खोज में किस तरह करते हैं, इस पर उनका जोर था। देखने में सुकरात छोटे कद के थे और शरीर से तगड़े थे। उनकी नाक चपटी थी, ऊबड़ खाबड़ दाढ़ी थी, आंखें बाहर की ओर निकली हुई थीं, जिन्हें वो मुर्गाबी की तरह अकड़ करके चलते हुए घुमाते थे। सुकरात ने पेलोपोनेशियन युद्ध, एथेंस और स्पार्टा के बीच सैनिक संघर्ष में एक बहादुर सिपाही की तरह काम किया। यही वो संघर्ष था जिसने प्राचीन ग्रीस की दुनिया को बदल डाला। सुकरात के पिता ने उनके लिए पर्याप्त धन संपत्ति छोड़ी थी ताकि वो कियाफत के साथ चलते हुए एक अवैतनिक अध्यापक बन सकें। सुकरात को शुरू से ही एनेक्सोग्राय के वैज्ञानिक सिद्धांतों में दिलचस्पी थी, जिसने समझाया कि मूलभूत कण परमाणु विभिन्न तरह के होते हैं और उनकी संख्या असीम है और इन पर मन की क्रिया से वे चित्र उभरते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। सुकरात का मानना था कि शरीर के संवेदन मन को चिंतन शैली के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं और उनके विचार में भौतिक जगत भ्रांतिपूर्ण है। कितनी अच्छी बात कि उनके जो विचार हैं, सुकरात का जीवन सीधा साधा था, उसमें सोचने समझने की क्षमता थी और वो सत्य एवं न्याय की खोज के प्रति दृढ़ संकल्प थे। उनका विश्वास था कि सदाचारी जीवन सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है और सदाचरण सदाचारण बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वो ज्ञान की खोज में दूसरे की मदद करना चाहते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो उनके कल्याण को अपनी सुख सुविधाओं से ऊपर रखते थे। वो मानते थे कि एक बेहतर विश्व की कल्पना तभी तभी साकार हो सकती है जब लोग समझदार एवं बुद्धिमान हों। सुकरात की मान्यताएं थी कि वो अपने जिस कार्य की विवेचनात्मक प्रश्नों व संवादों के जरिए समझने का प्रयास करते हैं, वो कार्य एक दिव्य उद्देश्य के रूप में उसे सौंपा गया है और इसीलिए वो उसे अपना कर्तव्य समझते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो हमेशा नंगे पांव चलते थे और पूरे साल एक पुरानी लवादा ओढ़े रहते थे। उनकी सहन शक्ति इतनी थी कि वो ठंड में भी एक लवादे में रहते थे, नंगे पांव चलते थे। उनके विचार में सद्गुण प्राप्त करने की अभिलाषा मनुष्य का चरम लक्ष्य हो सकती है। सुकरात उन विदंडवादियों, वाद विवादों और वक्तृत्वता के पेशेवर शिक्षकों का विरोध करते थे जो अपने शिक्षण के लिए धन लेते थे और बदले में वही घिसी पिटी परंपरागत शिक्षा देते थे और सब कुछ जानने का दावा करते थे। सुकरात का मानना था कि किसी को भी किसी दूसरे के विचारों को यूं ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो जोर देते हैं कि
बल्कि हर विचार को आलोचनात्मक तर्क पर परखना चाहिए। सुकरात कहते हैं, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से भेंट होना वास्तव में बहुत ही सुंदर संयोग है, क्योंकि मैं इतना नासमझ हूँ कि ज्ञान क्या होता है मुझे कुछ पता ही नहीं। तथापि एक दो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। फिर वो कुछ गहरे गूढ़ प्रश्न पूछ करके उनकी शिक्षा, उनके उपदेशों को, असलियत को नंगा कर देते। उन्हें भ्रम, अनुयायियों, अनुपयोगी या खतरनाक बताता और उन्हें ऐसे लोकप्रिय विचारों की संज्ञा देता जो निर्मूल, निराधार एवं अविवेकपूर्ण लोकप्रिय विचारों की संज्ञा होते। उनका मानना था कि गलत प्रश्न पूछने वाला या कोई भी प्रश्न न पूछने वाले के लिए उत्तरों का कोई महत्व है ही नहीं। स्पार्टा के साथ युद्ध में एथेंस की पराजय के बाद पुराने लोकतंत्र की जगह शासन की बागडोर निरंकुश नवरूढ़वादियों और धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई। एथेंस के इन राजनैतिक नेताओं को सुकरात की लोकप्रियता राजनीतिक अस्थिरता के समय में उसके अपरंपरागत विचारों और उनके कुछ मित्रों की ख्याति से डर लगने लगा। अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने या कानून की अवज्ञा से इनकार करने पर 71 वर्षीय सुकरात को एथेंस की अदालत में लाया गया। उस पर एक कुकर्मी होने, युवकों को गलत ढंग से झूठी शिक्षा देने, लालची होने और अपनी सीख देने के बदले बड़ी धनराशि इकट्ठा करने जैसे आरोप लगे। आरोपों के साथ साथ नास्तिक होने तथा ग्रीस के देवी देवताओं में विश्वास न करने के आरोप भी लगाए गए। यद्यपि उसे मृत्यु दंड दिया गया, फिर भी एथेंस की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार वो अपील कर सकते थे और संभवतः उनकी सजा भी कम हो सकती थी। लेकिन उन्होंने अपील करने से मना कर दिया और दिया गया विष पी लिया। सुकरात ने अपना कुछ भी लिखित में नहीं छोड़ा, लेकिन उनके विचार परिचित शिष्यों प्लेटो और जेनेफन ने बहुत विस्तार से लिखा और उन्होंने अपनी कृतियों में न केवल सुकरात द्वारा एथेंस में की गई परिचर्चाओं का ब्यौरेवार वर्णन किया, बल्कि सुकरात के अपने विचारों को भी शामिल किया। प्लेटो के 3 संवादों अपलोटजी, क्षमा, क्रीटो को भी शामिल किया। प्लेटो के 3 संवादों अपलोटजी, क्षमा, क्रीटो और फेडो तथा जेनफोन के मेमोरिबला को इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में शामिल किया गया। सुकरात की हमारे लिए और आज की दुनिया के लिए एक प्रासंगिकता है। क्या आज इस बात की तकलीफ आवश्यकता है कि हर देश स्वयं को जाने और उसी दर्पण में अपनी छवि देखे जिसमें दूसरे देश देखते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति भी स्वयं अपनी समझने की कोशिश करे, उस जीवन को समझने सामने रख करके जिसे देखा परखा जाना चाहिए और जो जीने योग्य नहीं है। क्या लोगों के बीच कलह विवाद को मिटाने के लिए संवाद की तुरंत आवश्यकता है। सुकरात का सारा चिंतन इस विषय को लेकर के था कि व्यक्ति की अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए। बात की शताब्दियों में बुद्धिमान से प्रेम बहुत अधिक सैद्धांतिक अर्थात अव्यावहारिक हो गया और लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं से उतना ही दूर चला गया जितना कि शतरंज के खेल। थ्योरीज ने वर्णन में लिखा है, आजकल दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक या प्रोफेसर तो हैं लेकिन दार्शनिक नहीं हैं। इसके आगे वो लिखते हैं, एक दार्शनिक होने का मतलब बुद्धिमत्ता से प्रेम करना, यानी उसके निर्देशों के अनुसार जीना, जीवन की कुछ समस्याओं को हल करना, न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यावहारिक रूप से भी। सुकरात के विचारों का अध्ययन करना अधिक उपयोगी या सार्थक नहीं होगा यदि कोई अपने अस्तित्व के बारे में उस अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा न ले सके। दर्शन शास्त्र के अध्यापन से लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। यदि कोई जानना चाहता है कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा
एवं सुख की प्राप्ति कैसे होगी, और ये भी कि जीने का तरीका क्या है तथा क्या हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, तो उसे मानव की सच्ची प्रकृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करते तो मनुष्य के लिए क्या अच्छा है ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते, तो वो जीवन ऐसा ही होगा जैसे कुछ पाने के प्रयास में तो लोग लगे रहते हैं, लेकिन कभी सुख तक नहीं पहुंच पाते। सुकरात की कही हुई बहुत सी बातों को बड़ी प्रसिद्धि मिली, और उनमें से एक वाक्य इस प्रकार है, बिना जांच परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात कहते हैं बिना जांचा परखा जीवन जीना उपयोगी नहीं है।